हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल केमिकल खेला। केमिकल खेला में आपका स्वागत है। और आज हम नई एनर्जी के साथ, नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मैं कुमार विनोद आपके सामने हूं। और नया टॉपिक आज का हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का है। आज हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम रदरफोर्ड मॉडल को हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप केमिकल खेला डालकर उस पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस डालेंगे तो आपको रदरफोर्ड मॉडल के साथ साथ आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, समझने को मिलेगा। समझिए उससे प्लीज़। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम आगे की बात करने वाले हैं। और कहाँ पर हमने छोड़ा था? हमने पिछली क्लास में हमने छोड़ा था कि फेलियर पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के जो फेलियर पॉइंट थे उसको डिस्कस करने के बाद हमने छोड़ दिया था। अब का क्या क्या पॉइंट थे जो रदरफोर्ड का मॉडल क्या हुआ, फेल हुआ और उसके बाद को बोहर को अपना मॉडल देना पड़ा। इनका पूरा नाम नील बोहर है। क्या है? नील बोहर। बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। इनको खेलना भी बहुत पसंद था। और ये आप लोग जानते हो एक खेल होता है टेबल टेनिस, जिसमें एक टेबल के बराबर टेबल बनी हुई होती है। उसमें क्या होते हैं, वो बैट से छोटी सी बॉल होती है, इस तरह से मारते हैं, तो उसे टेबल टेनिस बोलते हैं। मैंने तो नहीं देखा है, टेबल टेनिस बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। या एक तरह का और आता है, वो छड़ी से मारा जाता है, मुझे ये भी नहीं पता वो टेबल टेनिस है या ये टेबल टेनिस है। फिलहाल उन्हीं तरह का गेम था, वो उस गेम को खेलते थे और बहुत शौकीन थे उस गेम के खेलने के लिए। कौन? बोहर, मिस्टर बोहर। अब वो ये बातें छोड़ो, चलो वो खेलते होंगे, उनसे हमें पर्सनली कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें इनकी जो बातें इन्होंने की हैं उनसे मतलब है। क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपका कैसा होने वाला है, इसमें बहुत सारी डेरिवेशन आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, डेरिवेशन आएंगे। तो मैं इसको थोड़े थोड़े पॉइंटों में यानी कि इसके 4 पॉइंट 5 पॉइंट को डिस्कस करके आपको बिल्कुल एकदम डीप में समझाने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और यानी कि इस वीडियो को मैं लगभग में 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा बोहर एटॉमिक मॉडल को, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा थ्योरी हमें पढ़नी नहीं है, क्योंकि हमें समझना है ना। समझे हुए होंगे तो थ्योरी तो हम खुद लिख देंगे। तो हमें डीप तो समझना है, लिखना कम है, और इसके डेरिवेशन को समझना है। डेरिवेशन इज अ मेन वन ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। यहां से आपको नीट में, जेई मेंस में, इंटर में, यानी कि जहां पर आप पढ़ रहे हैं जिस क्लास में, फर्स्ट ईयर में, हर जगह यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। आप दिल थाम के बैठिए और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और सबसे पहले हम बात करते हैं फेलियर पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो क्या फेलियर पॉइंट थे लास्ट में जो हमने डिस्कस किए थे? 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, 2 ही पॉइंट के कारण क्या हो गया था, रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था। फर्स्ट पॉइंट क्या था? यानी कि कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कौन नहीं कर पा रहे थे? रदरफोर्ड का मॉडल नहीं कर पा रहा था, इस वजह से उसे फेल कर दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या था फेल होने का? कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्टर, यानी कि स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, यानी कि एटम का स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इस वजह से फेल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? कोई भी जैसे गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस का कोई एटम है, एटम पर, उस एटम पर लाइट डालोगे, वो कई तरह के प्रकाश को, यानी कि लाइट को, कलरफुल लाइट को वो क्या करेगी, एक लाइट को इमिट करेगी। और उस इमिट से जो भी एक सीरियल तैयार होगा, जैसे एक आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, एक तिरछे प्रिज्म पर क्या डाली जाती है, व्हाइट कलर की लाइट जब बीम डाला जाता है तो वो 7 कलर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उस कलर के क्रम यानी कि ऑर्डर के या सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
साधारण सी भाषा में इतना। तो उस चीज को एक्सप्लेन कौन नहीं कर पा रहा है, कौन, रदरफोर्ड, जिस कारण क्या हो गया, वो फेल हो गया। अब हमारे कौन आए, साइंटिस्ट आए हैं हमारे, बोहर, यानी कि बोहर, इनका पूरा नाम क्या है, नील बोहर है। इन्होंने इस मॉडल को इन 1913 में दिया। वो रदरफोर्ड कब आया था, 1890 में वो आया। ये कब आया, 1913 में, यानी कि ये मॉडल कब दिया इन्होंने, 1913 में। अभी इस पर इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया 1913 में। और फिर क्या स्टार्टिंग हुई, देखो ये टेबल टेनिस खेल रहे थे, बताते हैं कि लोग ये टेबल टेनिस खेल रहे थे। ये फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्हें महारथन हासिल था। और ये पूरा का पूरा टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में ही कवर्ड होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे डेरिवेशन देखने को मिलेंगे और वो रिलेटेड भी हैं। और ये तो छोड़ो, आपको ये यहाँ पढ़ने को मिल रहा है आपको, आपकी खुशनसीबी ऐसी है, आपको इंटर के फिजिक्स में भी ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो यहां पर भी हम समझते हैं और वहां पर भी अच्छे से पढ़ना। अगर यहां पर कुछ कमियां रह जाए वहां पर दूर करना, वहां की कमियां यहां पर दूर करना। तो नो टेंशन, कम टू द पॉइंट ऑन बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स या अकॉर्डिंग टू नील बोहर, इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, एटम हैज अ सेंटर। बिल्कुल बात सही है, ये तो हमारे रदरफोर्ड भी कह चुके हैं कि जो सेंटर है, एटम हैज ए सेंटर, एक सेंटर रखता है, विच आर कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसमें तो कोई नई बात नहीं की, ये तो हमारे रदरफोर्ड पहले ही बता चुके हैं। आप लोग कहोगे ये तो बात पहले ही बता चुके हैं, तो ये बात कहने की क्या जरूरत थी इन्हें, लेकिन ये बात ना कहकर इन्होंने ये सेकंड बात की है। यहां से रदरफोर्ड को ये क्या करेंगे, फेल करेंगे। सेकंड बात क्या कही है, देखो पढ़ के देखो, सेकंड पॉइंट में कहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली ए फिक्स ऑर्बिट। वहां पर वो क्या कह रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ए सर्कुलर पाथ। उन्होंने सिर्फ पाथ की बात की, उन्होंने फिक्स वर्ड का नाम नहीं लिया। बात समझ में आ रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली ए फिक्स ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी एंड वेलोसिटी, यानी कि वो फिक्स ऊर्जा के साथ, फिक्स वेलोसिटी के साथ और फिक्स ऑर्बिट में ही क्या करेगा, वो एक निश्चित ऑर्बिट में ही क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, चक्रण करेगा, घूर्णन करेगा, घूमेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सपोज करो ये हमारा कोई भी एटम है, आपको दिख रहा होगा, और इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन ये जो है, यानी कि बहुत सारे हैं, इसमें और भी होंगे इस तरह से, ये इसके क्या हैं, पाथ हैं, समझ लो पैथ हैं। और इसमें ये घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ये फिक्स्ड एनर्जी होगी, इसकी क्या होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी यहां पर, और फिक्स्ड ही क्या होगा, फिक्स्ड ही वेलोसिटी होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसमें अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड वेलोसिटी और फिक्स ऑर्बिट में करेगा। ऑर्बिट यानी कि इसकी जो जगह होगी, यही जगह होगी, ये फिक्स जगह होगी जिसमें ये रिवॉल्व करेगा, जिसमें ये चक्रण करेगा, जिसमें ये घूर्णन करेगा, वो एक फिक्स चीज होगी। ऐसा नहीं है कि ये यहां आके करने लगे, इसी बीच में ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो यहां से क्या हुआ कि अब पहले तो दोनों साथ चले, पहले पॉइंट में दोनों साथ चल रहे हैं, यहां पर ये बात वो भी कह रहे थे, ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन यहां सेकंड पॉइंट से क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। वो कह रहे थे नहीं, उन्होंने इस बात को फिक्सवाद की बात ही नहीं रखी, और इन्होंने क्या कहा कि फिक्स होगा, जो भी होगा फिक्स होगा। ठीक है, अब इसको इन्होंने फिक्सवाद के लिए यानी कि चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ये फिक्स्ड होगा, और इसको मैं कैसे प्रूव करके दिखाऊंगा। उसके लिए इन्होंने क्वांटाइजेशन थ्योरी की हेल्प ली। क्वांटाइजेशन थ्योरी आप लोग हेल्प जानते हैं, फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे, क्वांटाइजेशन पढ़ोगे। तो क्वांटाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिटल, उन ऑर्बिटल में
कहाँ रिवॉल्व करेगा? उन ऑर्बिटल में फॉर विच द एंगुलर मूवमेंट एल, एंगुलर मूवमेंट जानते हो, एल इज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, जिसका एंगुलर मोमेंटम l इज इंटीजर होगा। कैसा होगा? इंटीजर। इंटीजर का मतलब जानते हो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। डू नॉट एनी 1.5, 2.3, 1.11 इज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर क्या होंगे हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से क्या कह रहा है, फिर से समझ लो। इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं, कभी भी 1.5 में नहीं होगा, 2.3 में नहीं होगा। इस तरह यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू हमें कभी नहीं मिलेंगी। किस में मिलेगी? इंटीजर नंबर में मिलेगी। यानी कि कह रहा है इलेक्ट्रॉन ओनली दोज ऑर्बिट, उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होगा फॉर विच द एंगुलर मोमेंट एल इज अ इंटीजर। एंगुलर मोमेंट क्या होगा? एंगुलर मोमेंट मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। अब h बाई 2 पाई इक्वल टू क्या होता है इसको, यानी कि एक इंटीजर नंबर बता दिया। उस इंटीजर नंबर में यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये इस तरह से हो सकते हैं। उसके लिए हमने क्या दे दिया n दे दिया। उसके लिए हमने क्या दे दिया? n। तो n क्या है यहां पर? n हम लिख सकते हैं वेयर n इज अ नंबर ऑफ इंटीजर सेल नंबर। इस जो ऑर्बिट की बात हो रही है उस ऑर्बिट को ये अब क्या कह रहे हैं? सेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सेल कह रहे हैं। इंटीजर सेल नंबर उस सेल का नंबर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। आ गई बात समझ या नहीं आई? इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बताओ। एंगुलर मोमेंट क्या होता है? जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी चीज है, जब सर्कुलर पाथ पर कोई भी मोशन करती है तो वहां पर एंगुलर मोमेंट होता है। ये तो आप लोग जानते हो, ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे भी। अब एंगुलर मोमेंट के अकॉर्डिंग समझो, एंगुलर मोमेंट एक क्या है? वेक्टर है, वेक्टर स्केलर है। तो इसमें क्या करेंगे? L इक्वल टू क्या होता है? R। ये यहां से समझ सकते हो आप लोग। एक मिनट ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बहुत एक एक पॉइंट आपके लिए समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो समझो बात के लिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? r होता है, आप लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? एक मास होता है जिसको m होता है, और ये b से ही क्या करती है? b वेलोसिटी से क्या करता है? मोशन करता है। क्या करता है? गति करता है, रिवॉल्व होता है। यानी कि इसकी क्या होती है? b होती है। वेलोसिटी क्या रखता है? b। यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन, यहां पर आ जाएगा तो इस तरह से ये r हो जाएगा, और यहां पर m होगा, और ये क्या हो जाएगी? इसकी v हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस तरह से ये क्या होगी? इसकी v होगी, और इसके पास m तो होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से इसकी वेलोसिटी यहां होगी, m यहां होगा, और ये क्या होगी? r। तो ये चीजें आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है? इससे तो यहां से यानी कि ये क्या कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? मोशन, लेकिन ये फिक्स पाथ पर करेगा। अब क्या कह रहा है कि एंगुलर मूवमेंट क्या होता है? अब एंगुलर मूवमेंट तो आप जानते हो, फिजिक्स के में पहले या दूसरे चैप्टर में ये वेक्टर स्केलर वगैरह हैं, आप सब लोग समझते होंगे। अगर नहीं समझते हो तो पढ़ो, ठीक है? लेकिन मैं भी समझा रहा हूँ आपको, चिंता रहो, इसमें बहुत छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है ऐसे समझने के लिए। एंगुलर मूवमेंट क्या है? L इक्वल टू क्या होता है? बात को समझो। L इक्वल टू होता है r, जो ये डिस्टेंस है, r वेक्टर इंटू p वेक्टर। p क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? m इंटू v। क्या होता है? मास ऑफ पार्टिकल्स। v क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ
पार्टिकल्स, यानी कि हमारा जो पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स है, उसकी v वेलोसिटी है, m क्या है, मास है, v वेलोसिटी है, m क्या है, मास है, तो हम क्या लगाएंगे, L इक्वल टू आर इंटू एम बी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब आपको पता होगा L इक्वल टू आर एम बी, यानी कि यहाँ पर जो यानी कि एंगल ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, यानी कि ये क्या हो जाता है, यहां पर एंगल बनता है तो आर एम बी साइन थीटा, और साइन थीटा 90 डिग्री की कितना होता है, 1 होता है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी आर। इसको आपको कुछ याद नहीं करना है, ये तो खाली मैंने इतना समझा दिया, आपको एंगुलर मोमेंट याद रखना है कि L इक्वल टू एम बी आर होता है। अब आप समझो, थोड़ा सा दिमाग पे फोर्स लगाओ कि अभी अभी सर ने जो रिवॉल्विंग बताई है, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया है, कहाँ रिवॉल्व करेगा कि इंट्रीजन नंबर में करेगा, वहां पर L की वैल्यू क्या दी हुई है, L इक्वल टू दिया हुआ है हमारा, यहां पर देखो L की वैल्यू दी है L n इंटू एन एच अपॉन 2 पाई, ये तो यहां पर L की वैल्यू रख देंगे। समझ में आ रही है? इस वैल्यू को कहां हम यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई इक्वल टू एम बी आर। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे, 1। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा, थर्ड पॉइंट, कि एंगुलर मोमेंट क्या होता है, यानी कि एन एच, एन क्या है, अब यहां पर एन हो सकता है आपका कोई भी सेल, यानी कि मैंने यहां पर भी लिख दिया है, और एच क्या होता है, एच भी तुम्हें पता है, ये प्लंक 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 कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, 6.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, m मास ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बोल दो, चार्ज पार्टिकल्स, और आर वीज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही है? और आर इज डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज टू चार्ज पार्टिकल्स, या रेडियस ही बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ रेडियस या डिस्टेंस बोलो, सबसे बढ़िया डिस्टेंस बोलो इसे, डिस्टेंस। ठीक है, आर इज डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। यहां तक हमारी बात हो गई क्लियर। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इतने में तो बताइए, इससे फिर हम आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप तब तक इसे नोट कीजिए जल्दी से आपको, फिर मैं इसे रिमूव करता हूं। ठीक है, हो नोट कर लिया भाई? चलो इसको खत्म करो और अगले पॉइंट पर फोकस करो।
अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पर, ये पोस्टुलेट है, ये किसके, बोहर एटॉमिक मॉडल के। क्या है फोर्थ पॉइंट देखेंगे, while revolving the electrostatic force between electron and nucleus provide centrifugal force। ध्यान से लिखना है इसको, while revolving the electrostatic force between electron and nucleus, अभी समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी बात तो हम आप लोगों को पता होगा, कर चुके हैं रदरफोर्ड मॉडल में सेंट्रीपिटल फोर्स की, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात कर चुके हैं, हल्का सी बात की थी, लेकिन अब हम इसको डीप समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है कि ये देखो हमारा क्या है, कोई भी एटम के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर ओवर पैथ पर क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन। ये डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का r है। ये एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। कह रहा है while the revolving the electrostatic force between इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इनके बीच में जो रिवॉल्व यानी कि रिवॉल्व होने पर, जो रिवॉल्विंग चक्रण करने पर जो फोर्स लगता है, वो किसके बीच, क्या फोर्स कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। बिटवीन किसके होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच होगा। बात को समझो, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वो कहां एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ में आ रही होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स, किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके जस्ट यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो पहले भी बता चुके हैं, रदरफोर्ड इस सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करता है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को लिए रिवॉल्विंग में यूज करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन यूज करता है। आ रही है बात समझ में, कैसे करता है। अब समझो यहां पर इन्होंने क्या कहा, यानी कि कहा कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स है Q1 और Q2। ये सेम चार्ज भी हो सकते हैं और डिफरेंट चार्ज भी हो सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आप लोगों को पता है, और जो हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है। ये सेम चार्ज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये तो मैंने मान लिया, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं ये सेम चार्ज भी हो सकते हैं। यानी कि कैसे हो सकते हैं, माइनस माइनस या पॉजिटिव पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव या पॉजिटिव, दोनों तरह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। अगर सेम चार्ज हैं तो क्या होगा, यानी कि अपोजिट चार्ज में क्या होता है, तुम लोगों को पता है, अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन देम, अट्रैक्शन बिटवीन देम। और सेम चार्ज में, सेम चार्ज क्या होंगे, रिपल्सन
बिटवीन देम। आप लोगों को पता है अगर ये डिस्टेंस क्या है r, ये क्या है डिस्टेंस r, इतना याद रखना, ये भी डिस्टेंस क्या है r। दो चार्जों के बीच में अगर सेम क्या होगा, सेम चार्ज होंगे, दो चार्ज अगर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और उनके बीच अगर सेम चार्ज होंगे तो सेम यानी कि सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन बिटवीन देम होगा। तो इतनी बात तो आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से कि सेम चार्ज में यानी कि सॉरी अपोजिट चार्ज में क्या होगा कि अट्रैक्शन बिटवीन देम होगा, और सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन बिटवीन देम होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। तो इन्होंने बताया कि जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ई इक्वल टू एफ फोर्स ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, होता है एक वैल्यू निकाल के लाए थे E1 अपॉन ई एप्सिलॉन 0, ई एप्सिलॉन सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात को समझो क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया 4 बाई यानी कि वो सॉरी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R2। ठीक है, R2 अभी अभी मैंने बताया था क्या होगा कि R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। अब देखेंगे आगे, अब यहां पर एक फोर्स और भी जनरेट हुआ है जिससे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारा, देखो ध्यान से, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा यहां पर है हमारा क्या है, MBR, MBR क्या है, MB स्क्वायर अपॉन R, ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। बात को समझो, एक होता है हमारे, देखो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी कि इनके बीच में कौन सा फोर्स है, कोई भी चीज है, मैंने कल भी बताई थी जैसे हमारी ये सन है और इसके चारों तरफ से हमारी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्विंग कर रही है, रिवॉल्व हो रही है। तो रिवॉल्व यानी कि सन को पॉजिटिव मान लो, क्या मान लो, पॉजिटिव, हमारे अर्थ को क्या मान लो, इलेक्ट्रॉन मान लो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, 4 पाई यानी कि क्या है 4 यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि Q1 Q2 अगर सेम है तो वो क्या होंगे, रिपेल करेंगे, क्या होंगे, रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है सेंट्री यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जिस फोर्स से ये रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस फोर्स से रिवॉल्व हो रहा है, किस पे, अपने पाथ पर या अपने सेल में, किस फोर्स से रिवॉल्व हो रहा है, जिस फोर्स को अप्लाई कर रहा है यानी कि घूमने के लिए अप्लाई कर रहा है, रिवॉल्विंग के लिए अप्लाई कर रहा है, वो क्या है, MB स्क्वायर अपॉन R। क्या है, MB स्क्वायर अपॉन R। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं, अब एक बात और समझनी होगी, एक बात यहां पर देखो, जेड के पास क्या होता है, जेड यानी कि इसको सॉरी न्यूक्लियस के पास कौन सा फोर्स होगा, न्यूक्लियस फोर्स होगा, जिसे कहते हैं जेड ई फोर्स। क्या होता है, जेड फोर्स। अब जेड क्या होता है, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, यानी कि क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि ये जो यानी कि इसमें होते क्या, प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन इक्वल टू किसके बराबर होते हैं भाई, प्रोटॉन इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो यहां पर यानी कि क्या होगा,
ध्यान से समझो, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी कि तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो जेड पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि जेड पर कैसा होगा, जेड पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज ई जेड हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, साथ में प्रोटॉन के इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो यहां पर ये तो जेड पॉजिटिव चार्ज किसका हो गया, जेड इफेक्ट, इसको जेड इफेक्ट भी बोलते हैं या जेड पॉजिटिव चार्ज भी या जेड फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से होगा क्या, अब ये तो चार्ज आ गया किस पर, न्यूक्लियस पर, इस पर पॉजिटिव और इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, यानी कि अब देखो कैसे हम निकालेंगे इसको, यानी कि हम लिख सकते हैं Fe इक्वल टू एफ सी। तो Fe को ध्यान से देखो, Fe की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ध्यान से समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू सॉरी, अभी यहां पर क्या है, यहां पर Q1। अब Q1 हमने क्या है, यानी कि Q1 हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है हमारा E है, E निगेटिव है। और इसके बाद हमारा यानी कि इस वाले पर देखो Q2 क्या है, यानी कि ये Q1 और ये Q2 मान लिया। तो Q2 क्या है हमारा, ZE इंटू क्या करोगे, ZE अपॉन क्या करोगे, जो हमारे पास है अपॉन R²। अब देखो FC MB स्क्वायर अपॉन R। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 1। अब इक्वेशन नंबर 2 को मैं कन्वर्ट, इसको सॉल्व और कर ले, 4 पाई एप्सिलॉन 0। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ZE² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ZE² अपॉन R² इक्वल टू MB² अपॉन R। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये पॉइंट यहां से इन्होंने क्या किया, फिक्स कर लिया कि while the revolving the electrostatic force between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE² अपॉन R² इक्वल टू MB² अपॉन R। तो यहां पर ये हमारा क्लियर हो जाता है। इससे आगे के अभी 2 पोस्टुलेट बचे हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। और मैंने कहा था अगर मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आई होप आप इसको बार बार देख के करिए, पहली बार इसमें कुछ समझने के लिए है ही नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा विशेष पॉइंट में कुछ नहीं है, तो इसको आप लोग आसानी से समझ गए होंगे आई होप। और वीडियो को इसके बाद वही एक मेरी छोटी सी बात होती है, इतनी सी बात होती है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आपकी तरफ फैला दीजिए इस जुनून को, आपकी तरफ फैला दीजिए इस जुनून को, क्योंकि मैं आपके लिए और आप मेरे लिए बने हैं, इसीलिए फैला दो इस जहां में मुझे, ठीक है। धन्यवाद आपका।